नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं राजस्थान के कोटा शहर से, कोटा नगरी से, और झील के किनारे हूं। नदिया किनारे तो नहीं, किशोर सागर ये झील है, बेहद ही खूबसूरत झील, और इसका पानी भी अच्छा खासा गहरा है। लेकिन दरअसल लड़ाई इस वक्त चल रही है, राजनीतिक लड़ाई, कि कौन कितने पानी में है। और यह लड़ाई सिर्फ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि असली निगाहें और निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है। और उसके लिए पेशबंदी भी शुरू हो चुकी है, दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए और विपक्ष यानी कि इंडिया महागठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी कल चित्रकूट में थे, उससे एक दिन पहले शिरडी के साईं बाबा मंदिर गए, उससे पहले 22 जनवरी को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसका न्योता बाकायदा स्वीकारा प्रधानमंत्री मोदी ने, और ताल भी ठोकी कि राम मंदिर की नींव तो मैंने ही रखी है। अब इसमें आप कहेंगे अलग क्या है भाई, हिंदुत्व तो बीजेपी की यूएसपी है, मतलब पूरा मुद्दा ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो वो तो बात करेंगे ही। लेकिन यकायक वो हिंदुत्व कार्ड, वो कमंडल लेकर बीजेपी चलने पर क्यों मजबूर हुई है, या क्यों कर रही है ऐसा? इसके पीछे कारण है जातिगत जनगणना, पिछड़ा वर्ग यानी कि कमंडल की राजनीति। और इसी महीने 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी थी, लेकिन बिहार सरकार ने अपनी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। सामाजिक और आर्थिक आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन किस जाति की कितनी आबादी, यह सामने पेश कर दिया है। और साथ में टाल ठोकी जा रही है कि हम तो जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को तब भी इंटरवीन करना पड़ा था, और उन्होंने एक और नैरेटिव गढ़ा कि सबसे बड़ी जाति इस देश में है अगर कोई, तो वो गरीब है, और गरीब कल्याण ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। लेकिन यह अब बात बहुत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और इसमें बीजेपी काफी हद तक बैकफुट पर भी है, क्योंकि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है। पहले बड़ी पैरोकारी की थी, लेकिन अब जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, और जनगणना शुरू हो जाएगी अगले साल मई के बाद। उसमें जातिगत जनगणना नहीं होने वाली है, यह बात लगभग तय है। जबकि अब कांग्रेस ने भी यह मुद्दा लपक लिया है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनके तमाम मुख्यमंत्री, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या मुख्यमंत्री पद का चेहरा मध्य प्रदेश में कमलनाथ, वो सब कह रहे हैं हमारी सरकार बनी हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, और साथ ही साथ वो ये भी कहते पाए गए हैं कि भाई 50% से ज्यादा आबादी है पिछड़ों की। जो मंडल कमीशन है उसके हिसाब से 52%, और यह आंकड़ा भी 1931 का है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 63% पाया गया है। 63% आबादी पिछड़ी और अति पिछड़ी कैटेगरी में आती है। तो जितनी आबादी उतना हक, इसे अब कांग्रेस आगे बढ़ाती दिख रही है। तो क्या यह सीधा मंडल बनाम कमंडल की राजनीति फिर से अपने आप को दोहराती दिख रही है, जो 90 के दशक में हुआ? यह बहुत ज्यादा सरलीकरण हो जाएगा। हां, उसी राह पर तो जा रही है, लेकिन आज की तारीख की बीजेपी 90 की बीजेपी से बहुत अलग हो चुकी है। अब बीजेपी का भी ओबीसीआइजेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद टाल ठोकते हैं कि वो पिछड़ी जाति से हैं, 29 मंत्री पिछड़ी जाति से हैं। तो अब वो कमंडल के साथ साथ मंडल को भी लेकर चल रही है। 1996 के चुनाव में बीजेपी को पिछड़े वर्ग के 19% वोट मिले थे, और 2019 में यह तादाद बढ़कर 44% हो गई थी। पर अब जातिगत जनगणना क्या सेंधमारी करेगी?
और जो ये पिछड़ी जाति बीजेपी के पास जो आई भी, वो जातिगत आधार पर आई थी या वो हिंदू बनकर आई। और बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में बहुत माहिर है, वो सारी प्लान ए बी सी डी रखती है। क्या वो थोड़ी असहज है, एक आशंका है कि हिंदू वोट बैंक जातियों में ना बट जाए, जो विपक्ष चाह रहा है। तो इसीलिए हिंदुत्व कार्ड पुरजोर तरीके से फिर से उठाती दिख रही है बीजेपी, और कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने भी सुर में सुर मिलाए हैं नीतीश कुमार और राहुल गांधी के। तेलंगाना में अमित शाह यह कहते भी सुने गए कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एक पिछड़े वर्ग के शख्स को वो वहां का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे पर पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये खेल क्या दिलचस्प होता जा रहा है, और इसकी पहली बानगी, पहला ट्रेलर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमें दिखने वाला है क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या ताल ठोक रहे हैं, विपक्ष क्या पेशबंदी कर रहा है, सुनिए। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं, और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने ये सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट के, बिल्कुल इन योर फेस हम पूछ रहे हैं। 24 की लड़ाई मंडल कमंडल पर आई, और हिंदू बनाम जाति कौन किसका साथी। और आज चर्चा में मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। यह विश्लेषण का विषय है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं। और इसीलिए देश के जाने माने पत्रकार और विश्लेषक आज पैनल में हैं। मेरे साथ अभिज्ञान प्रकाश हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद अग्निहोत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण जाने माने समाजशास्त्री हैं, और कन्हैया भेलारी जातीय गठजोड़ और उनकी हकीकत को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं और परखते हैं। और साथ ही साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार नीरजा चौधरी भी चर्चा में जुड़ेंगी। लेकिन अभिज्ञान शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, क्या 90 के दशक को हम रिविजिट करते देख रहे हैं? मैं बिल्कुल दोहराने की बात नहीं कह रहा हूं। ओबीसीआइजेशन हो चुका है, बीजेपी अब मंडल कमंडल दोनों को साथ लेकर चल रही है, पर यह मंडल कमंडल की राजनीति, बड़े टॉकिंग पॉइंट्स आने वाले महीनों के अब बनते दिख रहे हैं। नहीं संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले महीनों के ये टॉकिंग पॉइंट्स होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर कोई टर्निंग पॉइंट मुद्दे होंगे 2024 के इलेक्शंस के, तो उसमें से एक ये होगा। ये एक अलग बात है कि राजनीतिक मुद्दों का अगर हम आकलन करें तो ये मुझे जरूर अटपटा लगता है, और खुलकर कहूंगा कि जो 90 के
का विषय था, जो उस समय की तस्वीर थी, आज वो वापस उसी तरह से नजर आ रही है 2023 में। आपको, आपके इंट्रोडक्शन को मैं सुन रहा था और कुछ बातें आपने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखी जो कि अच्छी लगी। तो मसला बहुत क्लियर है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। आपने एक पॉइंट रखा और आपके शो का जवाब उसी पॉइंट में है कि बीजेपी को ये इंश्योर करना है कि उसका जो बैकवर्ड हिंदुआइजेशन हुआ और उत्तर प्रदेश में खासतौर से 2014 से जो उसकी राजनीतिक सफलता की अपार कहानी शुरू हुई, जिसने पूरे देश में उसको इतनी बड़ी पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया, वो उसके हाथ से नहीं निकल जाए। जबकि राहुल गांधी प्रिसाइसली ये चाहते हैं कि ये उनके हाथ से निकले और ज्यादा जातिगत संगठन जो है वो उनके इंडिया गठबंधन में है, तो वो इस तरफ आए। अब ये बड़ी बारीकी से चली जाने वाली सियासी बाजी होगी। साथ में नरेंद्र मोदी खुद ये जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद बहुत बुद्धिमान है राजनीतिक तौर से, कि उनको जो पारंपरिक बीजेपी वोट है, जहां से बीजेपी का जन्म चालू होता है, जो सवर्ण हम जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में, वो भी साथ रहे। तो मोदी को ये इंश्योर करना है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं टूटे, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा था कि उसने एक नहीं बार बार उनको रिजल्ट दिया और 2 बड़ी लोकसभा की बहुमत की जीत दी। तो ये टकराव एकदम क्लियर है, ये छोटे छोटे स्तरों पे भी होगा और ये बड़े नेताओं के बयान में भी आपको सुनने को मिलेगा। ये कहानी अब यहां से शुरू हो जाती है 2024 के लिए। नीरजा, जो अब हिंदुत्व पर इतना ध्यान, इतना फोकस फिर से जो बीजेपी दिखाई देती दिख रही है, वो तो उसका यूएसपी है। क्या दरअसल यहां पर एक आशंका भी घर कर गई है बीजेपी के मन में कि हिंदू हिंदू बनकर ही वोट करता है या नहीं, या वो जातियों में तो नहीं बढ़ जाएगा? राजनीतिक रणनीति दोनों खेमों की ये अलग अलग 2 धाराओं में चलती दिख रही है क्या? देखिए, दोनों हिंदुत्व, अगर आप लोगों से बात करो और नौजवान तबका खासकर, वो उन्हें, और मैं अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थी, और कई नौजवान लोगों ने जब कहा कि इस बार हम कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है, यहाँ भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया है, किसानों की मदद की है, वगैरह वगैरह, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि बड़ी इलेक्शन में हम मोदी को वोट देंगे। अब उनसे पूछिए क्यों देंगे, तो वो बोलते हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए। नेता है ना, नेता की तरह पेश आते हैं, दबंग हैं, दमदार हैं, ऐसा लगता है देश का नेता है। तो मजबूत नेता उनके मन में पहला नंबर है क्राइटेरिया, दूसरा नंबर राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व उसके बाद आता है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। और जाति के, अब लोग अपनी जाति को, ओबीसी भूपेश बघेल की तरफ झुका है, एक मात्रा में ओबीसी गहलोत की तरफ झुका है, क्योंकि दोनों ओबीसी नेता हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इश्यूज सामने आएंगे। अब मंदिर, एक भव्य मंदिर जो बनेगा, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जनवरी में, अब उसका कितना असर होगा कि किस तरह से भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने मंदिर बनवा ही दिया इतने सालों के बाद, वो भी एक मजबूत नेता के उससे जुड़ा हुआ है, पर से मंदिर से नहीं है, मैं मानती हूं। तो कास्ट जो कि आप जो कह रही हैं, जो मंदिर निर्माण की बात है नीरजा, जो मंदिर निर्माण की बात है, इसमें आपने कहा कि हिंदुत्व से भी बड़ा फैक्टर अभी भी राष्ट्रवाद का ही काम कर रहा है, तो उसमें 80-20 का नैरेटिव, और उसी के चलते राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को एक बिग टिकट इवेंट बनाएगी बीजेपी। लेकिन उसमें, और आप मुझसे बेहतर जानती हैं, कल्याण सिंह के वो मशहूर बयान मुझे, जो आप जैसे पत्रकारों से साझा वो किया करते थे, कि तोड़ने के वोट मिलते हैं, बनाने के वोट नहीं मिलते हैं। राजनीतिक रणनीति जब बनाई जाती है, इन सब बातों का आकलन किया जाता है क्या? देखिए, 92 बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद
मैं मानती हूं मंदिर कभी भी वोट कैचिंग डिवाइस नहीं रहा है, मंदिर एज इलेक्शन इशू नहीं रहा है। भाजपा बोलती रही इसके बारे में, मैनिफेस्टो में डालती रही, क्योंकि अपने कोर वोट को उनको साथ में रखना था, खुश रखना था। लेकिन क्या इस बार 24 में मंदिर इशू बनेगा? और हो सकता है, मैं मानती हूं बनेगा। मंदिर, जैसे मैं कह रही हूं, मंदिर पर से नहीं कि बन रहा है, कि बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद, इतने सालों के बाद, तो नरेंद्र मोदी की पर्सोना और पर्सनालिटी से वो मंदिर का बनना जुड़ा हुआ है और देखा जा रहा है। और हम देखेंगे कि सेंट्रल फिगर नरेंद्र मोदी होंगे उस मंदिर के इशू, मंदिर के इवेंट के। और इसीलिए प्रकाश की बात जो प्रधानमंत्री आपने सीधा कही, सीधा फ्रंट फुट पर भी खेलते दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर प्रोफेसर बद्री पर, क्या ये जातिगत जनगणना और जितनी आबादी उतना हक, और जी 50% पिछड़ी जाती है, 5% ही उनका रिप्रेजेंटेशन है या डिसीजन मेकिंग पावर है, क्या ये गले की फांस भी बन रही है, असहज कर रही है बीजेपी को? देखिए संदीप जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई भी चीज असहज नहीं करती। चैलेंज आता है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ये जैसे प्याज होता है ना, अनियन, एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, जो आपने कहा मल्टीपल प्लान्स, उनके पास एक मुद्दों का, एजेंडा का, रणनीति का समुच्चय होता है। और उस समुच्चय में हिंदुत्व भी होता है, राष्ट्रवाद भी होता है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी होती है, उसमें ओबीसी पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें गरीबों का इंक्लूजन भी होता है, सोशल जस्टिस को नए ढंग से रिडिफाइन करना भी होता है। तो वो बहुत ही एक मल्टी साइडेड अटैक, मल्टी साइडेड रिस्पॉन्ड वाली पार्टी है। दूसरी तरफ मेरा मानना है संदीप जी, दो बात मेरे मन में बहुत साफ है, जो मेरे तमाम फील्ड वर्क और स्टडीज में मुझे दिखाई पड़ा, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके श्रोताओं से। एक तो जाति जनगणना कभी भी लोकप्रिय पॉपुलर इशू नहीं बन सकती इंडियन पॉलिटिक्स में। कारण क्या है? वो एक छोटे माइक्रोस्कोपिक पढ़ा लिखा तबका जो ओपिनियन मेकर है, पॉलिटिकल क्लास है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन गांव के गरीबों से जाके पूछिए, उनके मुद्दे अलग हैं। सिमिलरली राष्ट्रवाद एक पॉपुलर मुद्दा उस तरह से नहीं बन सकता। छोटा सा इंटरवेंशन करूंगा प्रोफेसर बद्री नारायण। देखिए, समय भी बदलता है। पिछले 3-4 सालों पर अगर हम नजर डालें, कोविड का काल, वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, बेरोजगारी दर या विकास दर ही 23.9% का गोता, -23.9%। बेरोजगारी बढ़ी, आमदनी कम हो रही है, तो नौकरी और दाखिले की दरकार क्या मिडिल क्लास में भी, युवा वर्ग में और पिछड़ों में वो जोर पकड़ता नहीं दिख रहा है क्या? और वो जातिगत जनगणना और फिर इस आरक्षण की मांग से जुड़ता है कहीं? देखिए संदीप जी, आप बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, पूरा आपको अनुभव है। आपने ये देखा होगा कि हर बार महंगाई की बात जनता करती है, वोट किसको देती है? हर बार गरीबी की बात होती है, वोट किसको देती है? तो यह जैसे ये हुआ ना कि इन राज्यों में हम वोट देंगे कांग्रेस को, लेकिन हमने बड़े चुनाव में हम मोदी को देंगे। तो कोई ऐसा मुद्दा तो है, कोई ऐसी चीज तो है जो उनको इन सबसे दूर ले जाती है या आगे ले जाती है। तो मेरा कहना है कि ये मुद्दे तो रहेंगे, ये सामाजिक रियलिटी, ये जीवन की सच्चाई रहेगी, लेकिन उससे बड़ी चीज चाहिए जनता को। बड़ी चीज क्या चाहिए? बड़ा सिंबल। मोदी एज ए बिग सिंबल। मोदी जो अभी रामायण का पाठ कर रहे थे, ऐसा नेता। मोदी, देखिए, हिंदुत्व बहुत एक पॉपुलर मुद्दा भी, क्योंकि वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदूनेस है। और हिंदूनेस मतलब जातिगत जनगणना केंद्र सरकार ना कराए, ये उसके लिए डिसएडवांटेज साबित नहीं होगी? मुझे तो लगता है नहीं होगी, क्योंकि उसके पास इसके भी कार्ड हैं, और इसके कार्ड के रूप में एक सिंबॉलिक फाइट है। जाति जनगणना भी एक सिंबॉलिक अटैक है बीजेपी पॉलिटिक्स पर, उसकी रियलिटी एकदम डिफरेंट होगी। और उसी तरह से ये जो हमारा ये जो बीजेपी का है, जो हिंदुत्व का या पूरी जो पॉलिटिक्स है, वो भी एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स है और सिंबॉलिक कार्ड है। दोनों में जो ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा मल्टीपुल, ज्यादा शक्ति अंतर, जो सिंबॉलिक पावर अटेन किया होगा, वो दूसरे को परास्त करेगा। और मुझे लगता है इसमें बीजेपी बहुत बहुत आगे है संदीप जी। और मोदी अकेला एक ऐसा लीडर है जो बहुत आगे आपको लगती है इस खेल में। पर कन्हैया बेलारी, मुझे ये बताइए, जो ये जातिगत जनगणना भाई 33 साल कुल मिलाकर,
18 साल नीतीश कुमार के, 15 साल लालू प्रसाद यादव के राज के, तब तो आपको जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। मंडल कमीशन भी राजनीतिक मजबूरी के चलते विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। ये भी राजनीतिक मौका परस्ती के तौर पर क्या आम आदमी देख रहा है कि अब याद आई आपको जी जातिगत जनगणना, या लोगों में गूंज आप महसूस करते हैं? नहीं, समय के अनुसार ना, अब कब ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, कब ये अस्त्र छोड़ना है, कब क्या करना है, ये समय होता है ना। अभी ज़रूरत पड़ी है, उनके सनातन को काउंटर कौन करेगा? आप जो बता रहे थे, एक चीज़ मैं बता दूं कि 24 का चुनाव जो है वो 90 वाली स्थिति नहीं है, वो ऐसा नहीं होने जा रहा है। मुझे जो लगता है, मंडल में कमंडल बहुत घुस गया है, कमंडल में मंडल बहुत घुस गया है, और भाजपा जो है डरी हुई है, एकदम बहुत डरी हुई है। तब आप बता रहे थे कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ सरकार बनेगी तो बैकवर्ड होंगे चीफ मिनिस्टर। क्यों कह रहे हैं? हिंदू होंगे, बोलते हिंदू होंगे, ये बोलने में क्या दिक्कत है? तो ये बिहार में भी मैं देख रहा हूँ जो विसर्जन हुआ उसमें क्या फैलाया जा रहा है। इसके बाद आप जो है, जो भी बड़े नेता हैं वो हिंदू हिंदू की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं यूएसपी है, वाकई यूएसपी है, लेकिन जात पर इनका ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है जात पर, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप पूछिए मत। बैठकें हो रही हैं, और वो भी खास तौर से ईबीसी पर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो 36% है, वो जानते हैं कि हम ओबीसी पर, चूंकि जो यादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी तो खैर उनके साथ बहुत हद तक कर लिए, लेकिन ईबीसी पर बहुत ये काम कर रहे हैं। अगर आप हिंदू की ही अगर ये बात है कि हिंदू 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 पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो जितना भी कंस्टिट्यूएंसी, 40 कंस्टिट्यूएंसी मान लीजिए बिहार पर में, कन्हैया, ये बात ये हिंदू है, इसी क्षत्रपों को टिकट पर दे दिया ज्यादा जाए। लागू होती है क्या? क्षत्रप जो हैं वो पिछड़े वर्ग के 42 से 44% वोट ले जाते हैं। मैं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन सब की बात कर रहा हूं। पर कांग्रेस का अगर हम देखें, पिछड़ी जाति जो 1996 में 25% कांग्रेस को वोट दिया था, 2019 में गिरते गिरते वो 15% आ गया है। और हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो तो बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। तो अब ये जो कांग्रेस, पहले कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, फिर वो गरीब के साथ, फिर आम आदमी के साथ आया, अब पिछड़े के साथ आया, ये चल पाएगा या वो समझा पाएंगे? देखिए, कांग्रेस तो अपेंडेज हो गई है, पूंछ है कांग्रेस बिहार में। वो कांग्रेस या तो नीतीश के सहारे जिंदा रहेगी या लालू प्रसाद यादव के सहारे जिंदा रहेगी। और हम इंडिया की बात करें, कांग्रेस की अब बात ना करें, जेडीयू की बात ना करें, राजद की बात ना करें, इंडिया की बात करें। अभी देखिए जो तैयारी इन लोग की चल रही है, नीतीश कुमार से आज उत्तर प्रदेश का 182 कार्यकर्ता मिले हैं जेडीयू के। फूलपुर से लड़िए आप, मुख्यमंत्री हंसते रहे, जवाब कुछ नहीं दिया, हंसते रहे। अच्छा हम आएंगे दिसंबर में, चुनाव हो जाने दीजिए, सब रिजल्ट आ जाने दीजिए, दिसंबर में मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश, अंदर की बात मैं बता रहा हूं। तो एक बार जब उनका अभियान शुरू होगा, तो अब उत्तर प्रदेश का ही ले लीजिए, जो ये इतना इतरा रहे हैं, जब कुर्मी, यादव, मुसलमान और भी जो जैन चौधरी जब सब मिल जाएंगे, तब क्या स्थिति होगी। इसीलिए भाजपा, मेरा मानना है अपना, कि हिंदू का है कि ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन जात के। एक बात और जान लीजिए, आप बता रहे थे कि ये जो जातीय जनगणना नहीं कराएं, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, कि नरेंद्र मोदी अंत में ये भी कर सकते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि जितने बैकवर्ड्स के लीडर हैं बीजेपी के अंदर में, वो दबाव बनाए हुए हैं, तो हो सकता है कर दें। तो क्या हमें दरअसल दिसंबर महीने का इंतजार करना चाहिए? कन्हैया, आपकी अंदर की जानकारी क्या है? मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि विधानसभा का सत्र पहले तो नहीं बुलवाएंगे, कोई विशेष सत्र नहीं बुलवाने वाले नीतीश कुमार, लेकिन जैसे ही विधानसभा सत्र होगा, आर्थिक सामाजिक आंकड़े भी जारी होंगे और आरक्षण का ऐलान कर देंगे। खेल वहां पर और ज्यादा दिलचस्प होगा क्या? बिल्कुल, आर्थिक करेंगे ही, सामाजिक भी करेंगे, सब करेंगे। और इसके बाद 63%, अब 63% ये लोग हैं ना,
63% हैं, तो आरक्षण की मांग करेंगे, वो सबसे बड़ा हथियार होगा इनके लिए। क्योंकि जो आप बता ही रहे हैं कि कौन ऐसा स्टेट है जहां के चीफ मिनिस्टर ये न कह रहे हो कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अजीत पवार तक बोल दिए, स्टालिन बोल रहे हैं, इन लोग भी सब बोल रहा है कि हम भी जातीय गणना कराएंगे। सुशील कुमार मोदी भी, सब लोग तो कह ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा फिर एक बार के डर गई है। भाजपा जो नीतीश कुमार ने यहाँ खेला मतलब आप कर दिया, ये कह और रहे वैसे भी हैं कि भाजपा जो है जातिगत नीतीश कुमार के जनगणना दिमाग से का जो डरते जिन हैं। है वो बोतल से निकल चुका है। विनोद अग्निहोत्री, आप कैसे इसे देखते हैं? तेलंगाना में ये कहना अमित शाह का कि हम जीत गए तो हम एक पिछड़े वर्ग के आदमी को वहां पर मुख्यमंत्री बना देंगे। मराठा आरक्षण की आग फिर से फैलती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि अभी कन्हैया जिक्र कर रहे थे कि अब अजित पवार हो, देवेंद्र फडणवीस भी वो कह रहे हैं भाई हम करा सकते हैं जातिगत जनगणना। तो ये एक ऐसा मसला हो गया है, इस पर बैकवर्ड मूवमेंट तो नहीं, अब जो मूवमेंट दिखेगी वो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखेगी। नहीं, कन्हैया भाई सही कह रहे हैं। और सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तक इसके समर्थन में बयान दे चुके हैं जातीय जनगणना के। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या भारतीय जनता पार्टी से जात में नहीं है, समस्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकल विंग है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को अकेले फैसला लेना हो तो जैसा कन्हैया भाई कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वो फैसला ले सकते हैं आखिर में आते आते। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका जो ताना बाना है पूरा हिंदुत्व का, क्योंकि वो इस देश में एक हिंदू पहचान को स्थापित करना चाहता है। लेकिन पहचान यहाँ जातियों की है, और जाति जनगणना जो है उस पहचान को और मजबूत करेगी। जब पता लग जाएगा कितने कोयरी, कितने यादव, कितने लोध, कितने कुर्मी, कितने काछी, कितने वो हैं, तो वो जो पहचान, उससे वो हिंदुत्व का सारा ताना बाना बिखरने का जो खतरा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी चिंता है, मातृ संगठन की। इसीलिए आप देखिए कि जातीय जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। बिहार में वो समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आके मिलते हैं प्रधानमंत्री से, और केंद्र के स्तर पर उसका विरोध करते हैं। तो ये इसलिए, और रही बात ये, देखिए मंडल, हम 1990-91 की राजनीति में नहीं है, एक सामाजिक विकास का एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन। उस पर आता हूं विनोद भाई, उस पर आता हूं। पहले आरएसएस की जो बात आपने की, पर आरएसएस की तरफ से भी, सरसंघ चालक की तरफ से एक नुआंस भी आता दिखा है क्या? कुछ दिनों पहले उन्होंने बोले कि देखिए ये कड़वी हकीकत है कि हमने अपने ही साथियों के साथ, कुछ साथियों के साथ, मतलब पिछड़े वर्ग के साथ, पशुओं से भी बुरा बर्ताव किया है, और अगर आरक्षण 200 साल और चलता हो तो उसको चलने दिया जाए। तो आरएसएस की तरफ से भी एक नुआंस आता दिख रहा है क्या? निश्चित रूप से भाई, देखिए मोहन भागवत जी 2015 में उन्होंने क्या बयान दिया था बिहार चुनाव के से पहले? उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद नतीजा सामने आ गया। लालू जी ने उसको पूरा मुद्दा बना दिया चुनाव का। उसके बाद संघ के तमाम चिंतक हमेशा ये कहते हैं कि जो जातीय असमानता और जातीय अन्याय जो हुआ, ये मुगल काल में, मध्यकाल में हुआ है और अंग्रेजों के ज़माने में हुआ। ये अक्सर उनकी एक थ्योरी आती है, जबकि आम धारणा यह है, या ऐतिहासिक सच ये है कि ये कम से कम 3-4 हज़ार साल पुराना जो भारतीय जाति संरचना है। मोहन भागवत जी ने कहा उसको उलट कि 2000 साल से जातीय अपमान का ये दंश ये हमारे साथी झेल रहे हैं, इसलिए अगर 200 साल तक जो है आरक्षण देना भी पड़े तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी अपनी ही जो धारणा थी उनकी कि ये सब मुस्लिम पीरियड में सारी दिक्कतें आई हैं, उससे उलट उन्होंने 2000 साल की बात की। यानी वो खुद भी जो है उस धारणा से सहमत। तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर जातीय पहचान प्रमुख हो गई तो हिंदू की पहचान जो बड़ी मुश्किल से बनी है, राम मंदिर के आंदोलन से शुरू होकर के, और गोविंदाचार्य की सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी जो 90 के दशक में आई थी, जिसके तहत कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, और मंडल और कमंडल का जो फ्यूजन किया था बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती के साथ, और बाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने उसको और बेहतर किया। भाई मोदी जी की जाति क्यों बताई जाती है? अगर आप जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जैसे अमित शाह जी ने कहा कि हम तेलंगाना में पिछड़े को, ओबीसी को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर हिंदू की बजाय, तो कहीं ना कहीं जाति का मामला जो है उनको भी महसूस हो रहा है कि जाति। तो मंडल कमंडल मुद्दे तो हैं, पर 90 के मुकाबले कितना बदला हुआ इस बार खेल है, क्योंकि बीजेपी का ओबीसीआइजेशन वो सिर्फ कमंडल नहीं मंडल भी साथ लेकर चल रही है, और विपक्षी खेमे में मंडल साथ में है, पर अब वो कमंडल लेने में
मतलब वो हिंदू अपने आप को दिखाने में वो होड़ विपक्षी नेताओं में भी दिख रही है। अब देखिए ना, कमलनाथ जी जिस तरह मध्य प्रदेश में बिल्कुल अपने को हनुमान भक्त से लेकर के और बाबा बागेश्वर की कथा कराने का कर रहे हैं, भूपेश बघेल राम वनगमन पथ, सीता माता का मंदिर, कौशल्या देवी का मंदिर, ये सारा जो कर रहे हैं, तो वो कमंडल पकड़ना चाह रहे हैं मंडल के साथ साथ, और भारतीय जनता पार्टी कमंडल के साथ साथ मंडल को पकड़ना चाह रही है। तो ये एक नया दौर है मंडल और कमंडल राजनीति का। जो मैंने कहा ना, थ्योरी ऑफ नेगेशन की चीज़ें लौटती हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ। जैसे बच्चा और बूढ़ा, बहुत सारे लक्षण मिलते हैं उनके, लेकिन उम्र अलग अलग होती है। ऐसे ही ये मंडल कमंडल की राजनीति का दूसरा दौर है, नया दौर है, अगला दौर है, जिसमें आरक्षण की मांग भी बढ़ेगी। जाति जनगणना के बाद इसका अगला लॉजिकल जो है वो कंक्लूजन ये होगा कि आरक्षण बढ़े, और जब सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियां कम होंगी, पब्लिक सेक्टर कम होंगे, तो फिर निजी क्षेत्र तक मामला ही जाएगा। ये यहीं रुकने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले दौर में न सिर्फ 2024 बल्कि 24 के बाद भी ये मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश के वातावरण को मथती रहेगी। और पानी जो वाटर है वो टेस्ट में झील किनारे बैठा हूँ अभिज्ञान, और आप थोड़े से इस मामले में मुझसे जलन भी हो रही होगी कि इतनी खूबसूरत जगह है, मैं बैठा हूँ। वो टेस्टिंग द वाटर्स क्या इन विधानसभा चुनावी नतीजों में भी दिखेगा कि भाई जाति का कार्ड ज्यादा चल रहा है, हिंदुत्व का कार्ड ज्यादा चल रहा है? क्या कुछ अंदाजा हमें 3 दिसंबर को लगेगा क्या? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और सबसे पहले तो मुझे आपसे कोई ईर्ष्या, जलन, जेलसी कतई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने पसंदीदा शहर मुंबई में हूं पिछले कुछ दिनों से। तो आप कहीं भी होइए, डोंट वरी, आई एम इन द सिटी दैट आई लव। सेकेंडली, इट्स ट्रू, ये सही है। मैं सबको बहुत गौर से सुन रहा था, विनोद जी को, नीरजा को, बद्री साहब को, और मैं मुंबई में हूँ। मैं जल्दी से एक पॉइंट सबके इतने एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं बताना चाहता हूँ कि परसों एक पूरे दिन के लिए मैंने एक कैब को, अब आपको पता ये तरीका होता है, पूरे दिन के लिए टैक्सी हायर करके अपने लिए रख लेते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स थी मेरी, तो चर्चा होने लगती है पुरानी पत्रकारों की, हम लोगों की आदत है बात करना टैक्सी वाले से, ऑटो रिक्शे वाले से। तो वो उत्तर प्रदेश का निकल आया और भी चर्चा हो गई। फिर एक स्टेप आगे जाने के बाद उसने ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछा, कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं, लेकिन उसने ये ज़रूर हमसे पूछा कि ये जो जनगणना सर होने वाली है इसका क्या होगा। तो पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, अगर अब यहाँ पे तो मराठा रिजर्वेशन का भी एक इशू जिस तरह से नहीं आना चाहिए, बट वो एक अलग शेप लेके आ रहा है, उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं इस वक्त। तो डिस्कशन का पॉइंट ये डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कौन उसको किस तरह से समझता है, ये सबसे बड़ा मसला होगा। स्वाभाविक है कि कोई बद्री जी, विनोद अग्निहोत्री, संदीप चौधरी, जो लोग जानकार हैं, नीरजा चौधरी, ये इसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे। आम आदमी इसको एक अलग नज़रिए से देखेगा और उसी में जोड़ेगा अपनी ज़रूरतों को भी, कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ होएगी हमारे लिए जो अंततः हमारी भी ज़रूरतों को पूरी करेगी। जिस बात में मैं मानता हूं कि बीजेपी आगे निकल जाती है बाकी पार्टियों से अपना संदेश और पोजीशनिंग करने में, ये फैक्ट है। बीजेपी इस पॉइंट पे डिफीट कर देती है बाकी पार्टीज को, और वो कन्विंस कर लेती है गरीब वोटर को कि हाँ, हम तुम्हारे लिए एक्स करेंगे और जिसका तुमको वाई बेनिफिट मिलेगा। दिस इज अ ग्रेट, मतलब ये क्रेडिट है बीजेपी की रणनीति का। जैसे नीरजा ने कहा कि उनसे लोगों ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम राज्य में कोई और वोट करेंगे, लेकिन मोदी हमको नेता नजर आते हैं, लोकसभा में उन्हीं को वोट करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नया फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ पे मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर होती है ना, तो पिक्चर वही है, बस नई बनेगी, फॉर्मूला पुराना है, क्योंकि तो वही आपको जो नई ऑडियंस नया है, जो नया कंज्यूमर है, समझाने जो नया का वोटर तरीका है, क्या होगा उसको इसमें। नीरजा आपको पर ध्यान एक रखना बात पड़ा। ये भी है कि वो कहते हैं ना, वो एक टैगलाइन थी एक ऐड की, ये दिल मांगे मोर। मतदाता भी तो वही है ना, ये दिल मांगे मोर, और मिल रहा है, द मोर द मेरियर। ये भी मानसिकता है भारतीय वोटर की। मुझसे बेहतर, हम सबसे बेहतर आप ही इस बात की गवाह रही हैं सालों से। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। और जो मंडल वर्सेस कमंडल आप कह रहे हैं ना, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और यहाँ डिमांड है कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस
का मतलब है कि ओबीसी की तरफ से प्रो ओबीसी कास्ट सेंसस का मतलब, क्योंकि ओबीसी की जनगणना ये माना जाता है ज्यादा है 52% से, जो 1931 का आंकड़ा था। देयरफॉर ओबीसी ज्यादा अपना हक मांगेंगे, आरक्षण सरकारी नौकरियों में और बढ़े। अगर ये सही है कि 63% ओबीसी हैं बिहार में, तो वो तो मांगेंगे ज्यादा ना। अभी तो हम 52% के को लेके तहत हम 27% पे अग्री कर गए, अब वो ज्यादा उनकी डिमांड होगी। तो ये एक मुद्दा बन सकता है आगे जाके। तो मुझे नहीं लगता है मंडल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह लाए अपनी सरकार को बचाने के लिए 27% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, वर्सेस जो बीजेपी ने किया कमंडल कि राम मंदिर वहां बनना चाहिए और अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया वीपी सिंह की सरकार को, सरकार गिर गई। तो उस तरह से नहीं होगा। ये मंडल प्लस कमंडल वर्सेस मंडल प्लस कमंडल, कमंडल कमंडल, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। हाँ, कितना मतलब उसका ये किस चीज का घालमेल मतलब होगा दोनों तरफ, और उसमें पुट कितना होगा। एक क्विक पॉइंट आपसे चाहूंगा 25 सेकंड में, पर बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास क्या एक ट्रम्प कार्ड है? प्रोफेसर बद्री नारायण जी, रोहिणी आयोग, उसकी सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भी चली गई हैं, उनको भी लागू करने का एक ट्रम्प कार्ड है क्या? या एक असमंजस में अगर वो फंस गए, कहीं रायता फैल गया, उससे बचने का तरीका? बिल्कुल संदीप जी, आपका सही ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अस्त्र उनके हाथ में है, जो आज का अस्त्र नहीं है, बहुत दिनों से उसको इवॉल्व किया गया है सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट और बहुत सारे से। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ये जो पूरा जातीय जनगणना का इशू है, ये समाज में होमोजेनिटी ही नहीं पैदा करता, हेटेरोजेनिटी भी पैदा करता है। ओबीसी का डोमिनेंट तबका ईबीसी के बीच एक खास तरह का डिवीजन पैदा होगा। ईबीसी के जिनको अभी सुविधाएं नहीं मिली हैं, आपको पता होगा कि तो मतलब ऐसा नहीं है, बीजेपी के पास एक काट भी है, पर खेल हो रहा है दिलचस्प। सीधा सवाल में हम बात कर रहे हैं, राजनीति क्या मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द अब घूमने लगी है। कन्हैया, जो नीरजा कह रही थी, घालमेल दोनों तरफ है, मंडल कमंडल बीजेपी भी लेकर चल रही है, विपक्ष भी लेकर चल रहा है, लेकिन दरअसल मंडल का पुट ज्यादा चुनावी फायदे और नुकसान का आकलन करेगा या मंडल करेगा? मंडल करेगा, यकीनन मंडल करेगा, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन वाटर। और बिहार में कम से कम मैं बता कि भाजपा जो है इसीलिए जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट पर काम कर रही है, क्योंकि ओबीसी में जो ये कुशवाहा है उनको तो तोड़ लिया है, लेकिन बाकी ओबीसी को ये नहीं तोड़ पाए हैं, इसीलिए इस पर काम करें। इसलिए मेरा अपना मानना है कि मंडल ज़्यादा कारगर होगा, इसीलिए केवल उनका नहीं चलेगा, मंडल ज़्यादा कारगर होगा आप कह रहे हैं। विनोद, मंडल कमंडल के इस खेल में कौन सा कार्ड ज़्यादा चलता दिखाई देगा? ये संदीप अलग अलग राज्यवार इसके परिणाम आएंगे। जैसे बिहार का कन्हैया भाई ने बताया, वहाँ मंडल ज़्यादा प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 50-50 होगा। जो राज्य हैं जहाँ पर अभी सामाजिक न्याय के आंदोलन कम रहे हैं और जागृति उस तरह से पिछड़े वर्गों में कम है, वहाँ मंडल कमजोर पड़ेगा, कमंडल हावी होगा। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग आंकड़े, दक्षिण में मंडल हावी होगा। तो मुझे लगता है कि ये जनरल इसको ना लेके अलग अलग राज्य के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा, और इसीलिए ये पेशबंदी भी की जा रही है और ये दोनों ही मुद्दे फिर से सेंटर स्टेज पर आते दिख रहे हैं। अवतार अलग है। आज का सीधा सवाल 24 की लड़ाई मंडल कमंडल पर आई, और हिंदू बनाम जाति कौन किसका साथी। तो हमारे दर्शक हैं गणेश मौर्य, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। वो कहते हैं 90 में ओबीसी जागरूक नहीं था, तब कमंडल आगे हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। जबकि अंशु हैं सतना मध्य प्रदेश से, उनका कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, हर जाति में गरीब हैं, पर उसमें फिर सियासी नफा नुकसान वो खेल कहीं और रह जाएगा, और राजनीति नफे और नुकसान की होती है, ये भी कड़वी हकीकत है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।